हेलो एवरीवन। चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक बड़ा निर्णय। जी हां, इलेक्टोरल बॉन्ड को यहां पर असंवैधानिक बताकर इसको यहां पर रद्द कर दिया गया है और साथ ही यहां पर एसबीआई को यहां पर सारे डॉक्यूमेंटेशन जब से यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं उसको लेकर सबमिट करने की भी बात की गई है कि किस पार्टी को कितना यहां पर चंदा दिया गया है, इसको सार्वजनिक किया जाए। मामला पूरा क्या है यहां पर समझ लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर किन आधारों पर इसे रद्द करने की मांग की है और यह किस तरीके की प्रक्रिया यहां पर होती है। सबसे पहले निर्णय को समझते हैं। निर्णय यहां पर कैसा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए यहां पर बोल दिया गया है कि यह असंवैधानिक है और इसको यहां पर आपके आर्टिकल 19(1)(a) का एक तरीके से उल्लंघन भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे बताया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इस आधार पे रद्द कर दिया गया। पूरा फैसला क्या है, किन किन आधारों बताया गया वो भी समझेंगे, लेकिन यहां पर पूरा पहले एक ब्रीफिंग ले लेते हैं। देखिए यहां पे सर्वोच्च न्यायालय इस स्कीम की यहां पे समीक्षा करते हुए कई सारे इस पर तर्क दिए हैं। क्या क्या तर्क दिए, सबसे पहले देखिए सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली यहां पे जो याचिकाएं दायर की गई थी उसमें एक तरफ से यानी कि सर्वसम्मत रूप से यहां पर आपको फैसला दिया गया है और कानून में किए गए बदलावों को असंवैधानिक यहां पर करार दिया है। बेंच का जो निर्णय है उन्होंने कुछ अधिनियमों को आधार बनाया, जैसे कि आयकर अधिनियम की धारा 13A में संशोधन को भी यहां पर असंवैधानिक बताया है, जिसमें आपको कहा गया कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदे का विस्तृत रिकॉर्ड रखने से एक छूट प्रदान करता है, जो कि यहां पर सही नहीं है और यहां पर इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया यहां पर पूरी तरीके से असंवैधानिक मानी जाएगी। दूसरा जो मुद्दा यहां पर आधार बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 29C में किए गए संशोधन को भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक और मनमाना बताया, जिसमें राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगदान को प्रकाशित करने की छूट दी गई है। यानी कि यहां पर सबसे पहले कि जो भी आय यहां पर या भी जो भी चंदा आपको मिल रहा है उसका डेटा ना रखना और दूसरा यहां पर उसको सार्वजनिक ना करना, किसी को जानकारी ना देना, दोनों ही यहां पर आपको असंवैधानिक है और यह पूरी तरीके से यहां पर आपको बैन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर से बंद करने की बात की है। 5 न्यायाधीश यहां पर देखा है इस मामले की यहां पर सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक 12 अप्रैल 2019 से अब तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा गया है चुनाव आयोग के समक्ष यहां पर उसे प्रस्तुत करना होगा और इस विवरण को चुनाव आयोग जो है 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर भी यहां पर आपको प्रकाशित करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के यहां पे जो जानकारी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए यहां पे इलेक्टोरल जो बॉन्ड स्कीम है सरकार ने इसे 2 जनवरी 2018 को यहां पे अधिसूचित किया था और इसमें भारत में राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का एक माध्यम इसे बनाया गया। माध्यम ये इसमें यह था कि दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की जो पहचान है दोनों यहां पे गोपनीय रहेगी। किसको किसने यहां पर कितना पैसा दिया है ये यहां पर आप पता नहीं कर सकेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़ मूल्य वर्ग के बॉन्ड यहां पर आपको जारी करता है। ये बॉन्ड जारी होने की तारीख से करीब 15 दिनों के लिए यहां पर वैध होते हैं और इस प्रक्रिया को ही यहां पर देखा जाए पूरी तरीके से असंवैधानिक बता दिया गया है, क्योंकि गोपनीयता जो रखी गई है वो यहां पर आपको और जो आयकर अधिनियम का उल्लंघन, जनप्रतिनिधि अधिनियम का यहां पर उल्लंघन करता है, जो कि यहां पर आधार बताया गया है। थोड़े से मुद्दे को यहां पर और भी हम किन किन मुद्दों को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आधार बनाया वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिन मुद्दों को आधार बनाया गया, जैसे कि यहां पर कहता है असंवैधानिक बताने के पीछे के रीजन कि यहां पर लोगों को यहां पे जो सूचना मिलनी चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को कहां से कितना पैसा मिल रहा है, जिससे लोगों की सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है और इसमें देने के बदले कुछ लेने की प्रक्रिया भी यहां पे पनप सकती है कि मैंने आपको इतना पैसा दिया है और आप जब सरकार में आ जाएंगे तो आप उसका फेवर हमें करेंगे, हमें कुछ यहां पे रिटर्न के रूप में देंगे। एक तो ये समस्या हो सकती है इससे। दूसरा, चुनावी चंदा देने में लेने वाला राजनीतिक दल फंडिंग करने वाला 2 पार्टियां यहां पर आपको शामिल होती हैं और ये राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए होता है। फिर यहां पे कंट्रीब्यूशन के बदले यहां पर कुछ पाने की चाहत आपको हो सकती है, यानी कि एक तरीके से व्यापार और यहां पर राजनीति दोनों यहां पर एक समागम हो सकता है और इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क यहां पर सही नहीं है, यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि निजता के मौलिक अधिकार में नागरिक के राजनीतिक जुड़ाव को भी गोपनीय रखना यहां पर आपको शामिल है। तो ये सारे यहां पर आपको मुद्दे जो हैं असंवैधानिक बताने के पीछे यहां पर सुप्रीम कोर्ट का तर्क था।
एक निर्णय जो यहाँ पे एसबीआई को यहाँ पर जो बोला गया है कि एसबीआई राजनीतिक दलों का ब्यौरा दे 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो भी चंदा हासिल किया गया है, और एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की यहां पे डिटेल भी दे, कैश करने की तारीख का ब्यौरा दे, और सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक यहां पर इलेक्शन कमीशन को यहां पर सबमिट करना है। यह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसबीआई को बोला गया है, यानी कि 6 मार्च तक सारी यहां पर जो डिटेलिंग है वो भी आपको क्लियर कर दी जाएगी, किसको कहां कितना पैसा आपको मिला है। अगर बात करें अब तक किस पार्टी को कितना पैसा यहां पर अब तक मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, यहां पर आप देख सकते हैं भाजपा जो है सबसे ज्यादा, आप पिछले कई सालों का अगर आप आंकड़ा उठाकर देख लें, भाजपा सरकार को सबसे ज्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड से यहां पर राशि मिली है। यहां पे देखिए 2018-19 में आप देखिए करीब 1450 करोड़, ठीक है। उसके बाद 2019-20 में देखें 2555 करोड़ अब तक का सर्वाधिक। इसके बाद 20-21 में देखें तो करीब यहां पर सिर्फ 22। उसके बाद 21-22 में आप देखें तो करीब 10,1032, और 2022-23 में अगर आप देखें तो करीब 1300 करोड़ रुपए यहां पर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिले हैं। बाकी अन्य पार्टियों की तुलना में ये बहुत यहां पर ज्यादा है। अन्य पार्टियों को अगर हम देखें तो यहां पे तृणमूल कांग्रेस, टीडीपी जो है, कोई भी जो पार्टी है वो करीब यहां पे 97 या 38 है, 100, 318, 42 या 10, 236, 58, 34, 171, यानी कि सब 150, 50, 100 या 150 करोड़, 200 करोड़ के यहां पर आपको राशि नहीं मिली है। लेकिन बीजेपी सरकार को यहां पे सबसे ज्यादा यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा हुआ है, वो जो यहां पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। बाकी अन्य स्कीम देखा जाए, इसकी स्कीम की मैं थोड़ी सी डिटेलिंग आपको और बता देता हूं। देखिए जो पार्टी या इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कैसे यहां पर आपको जारी करता है। देखिए जो भी बॉन्ड खरीदने वाला व्यक्ति होगा 1000 लेकर 1 करोड़ तक का यहां पर आपको बॉन्ड ये खरीद सकता है। सबसे पहली चीज कितनी राशि तक की हो सकती है। इसके बाद खरीदने वाले को बैंक को अपनी पूरी केवाईसी डिटेल यहां पर आपको देनी होती है, जो भी व्यक्ति यहां पर आपको खरीद रहा है। अब खरीदने वाला जिस पार्टी को यह बॉन्ड डोनेट करना चाहता है उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% यहां पर वोट यहां पर जरूर मिला होना चाहिए, उसी के नाम पे वो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है। डोनर के बॉन्ड डोनेट करने के 15 दिन के अंदर इसे उस पार्टी के चुनाव आयोग से वेरीफाइड बैंक अकाउंट में यहां पर आपको कैश करवाना होता है। तो ये प्रक्रिया जो है आपको इस तरीके से यहां पे संपन्न होती है। तो आप इस तरीके से यहां पे समझ सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट अगर हम कहें कि कोई भी भारतीय इसे यहां पर आपको खरीद सकता है। सबसे पहली चीज यहां पर बॉन्ड खरीदे कौन, कोई भी भारतीय खरीद सकता है। बैंक को केवाईसी डिटेल देकर 1000 से 1 करोड़ तक की यहां पर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, और बॉन्ड खरीदने की पहचान आपकी गुप्त रहेगी। इसे खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में रिबेट भी यहां पर मिलती है, और बॉन्ड जारी करने के बाद करीब 15 दिन तक यहां पर ये वैलिड रहता है। तो ये रहा आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित आपको सारी डिटेल, जिसे यहां पर आपको चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। यहां पर क्यों इसे असंवैधानिक बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर, तो वो सारी जानकारी हमने यहां पर साझा की है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।